हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस को देखने वाले हैं और इसको इतने अच्छे से समझेंगे कि आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगा। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो या आप स्कूल से निकल भी गए होंगे तो आपको ये जो टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टेंस लिखा है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे टेंस होता क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। आप शायद टेंस के बारे में कभी ना कभी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पढ़े होंगे, लेकिन मैं आज आपको इसको डिटेल में बताने वाला हूँ। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और ये टेंस के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। और इनके भी और भेद होते हैं, इनके अंदर में और 4 भेद होते हैं। तो मैंने सभी प्रकार को लिख लिया है। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस के अंदर में 4 भेद कौन कौन है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के अंदर में भी 4 भेद होते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंतिम जो टेंस फ्यूचर टेंस है, इसके अंदर में भी 4 प्रकार होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार से कुल मिला के 12 टेंस होते हैं और इन्हीं 12 टेंस को हमें डिटेल में पढ़ना है। थोड़ा सा समय लग सकता है दोस्तों, लेकिन आप समझने का कोशिश करें इसका, और इसका जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके अब टेंस को समझने का कोशिश करते हैं और इससे रिलेटेड जितने सारे इंग्लिश के ट्रांसलेशन हो या तो आपका सेंटेंस कन्वर्जन होगा, वो आप बिल्कुल अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के जितने सारे टेंस हैं सभी को एक एक करके देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर में जो हमारा पहला टेंस आता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस टेंस को हम इस प्रकार से समझने का कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जानेंगे कि इस टेंस में होता क्या है और किस प्रकार के वाक्य इस टेंस के अंदर में आते हैं और उन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है पहचान, कि किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं है। तो उसके लिए हम सबसे पहले पहचान लिखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान होता है। तो हम सबसे पहले पहचान को जानेंगे कि यह कैसे पहचाना जाए। तो आप देखिए, यदि हम हिंदी में अगर पढ़े तो हिंदी में कोई भी वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो तो वह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा। जैसे मान लीजिए कोई हम यहाँ पे उदाहरण देते, कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि राम खाना खाता है। तो इस वाक्य के लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ता है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं सीता खाना खाती है और इस वाक्य के लास्ट में ती है। तो इस प्रकार से आप वाक्य को देख के पता लगा सकते हैं कि ये दो जो वाक्य हैं, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं।
अब इनको ट्रांसलेट करने का जो रूल है उसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें। तो देखिए, रूल इसका कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि वाक्य के आधार पर कई प्रकार के वाक्य होते हैं, तो वाक्य के भेद के आधार पर सबका अलग अलग रूल होता है। लेकिन सबसे पहला जो वाक्य होगा जिसको हम असर्टिव बोलते हैं, यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। तो पहला जो वाक्य आएगा वो आएगा आपका अफर्मेटिव, या तो असर्टिव बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस। इसको आप सकारात्मक वाक्य बोल सकते हैं। तो इस वाक्य का जो रूल है वो रूल कुछ इस प्रकार है। इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद एस या ईएस, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो इस रूल में आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें है सब्जेक्ट, वर्ब, एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। तो मैं एक बार आपको सभी को डिटेल में बताता हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एस और ईएस क्यों लगाया जाता है और कहाँ लगाया जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि आपको बार बार ये पूछना ना पड़े और इसके बारे में आपको कंफ्यूज ना होना पड़े। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर सब्जेक्ट का बात करें तो आप इसको साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें कि कोई भी वाक्य में अगर कोई कार्य करे उसी को तो कर्ता कहते हैं। तो इसको हम हिंदी में कर्ता कहते हैं, और कर्ता मतलब काम करने वाला। किसी प्रकार का वो काम कर सकते हैं, या तो खाना खा रहा है, या कहीं जा रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो कौन कर रहा है, तो करने वाला को ही सब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्ता कहते हैं। तो आप इन दोनों सेंटेंस में देख सकते हैं कि इसमें राम खाना खाता है, यानी कि राम इसका सब्जेक्ट है। इसमें सीता खाना खाती है, यानी कि सीता खाना खाती है, तो सीता इसका सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं कि कर्ता क्या होता है। कर्ता काम करने वाला होता है। कोई भी वाक्य को जब कोई करता है उसी को ही कर्ता कहते हैं। इंग्लिश में इसका डेफिनेशन हो सकता है कि द डूअर ऑफ द वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो अभी यहाँ अगर डिफिनेशन लिखेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आप सिर्फ समझें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। उसके बाद आता है वर्ब। उसके बाद आता है वर्ब। तो वर्ब क्या होता है। वर्ब को आपको पता है, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहा जाता है, और क्रिया का मतलब होता है काम। यानी कि आप या कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर कोई भी कार्य कर रहा है, वह चल रहा है, वो खा रहा है, वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह जाग रहा है, कुछ भी कर रहा हो, वही तो उसका वर्ब होगा। जैसे कि राम इस वाक्य में क्या काम कर रहा है, वो खाने का काम कर रहा, खाता है। सीता भी खाने का काम कर रही है, वो खाती है। तो इस प्रकार से जो वर्ब होगा वो खाता और खाती हो जाएगा, यानी कि ईट हो जाएगा। अब आप देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास एस और ई एस है। तो एस और ई एस का कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं। यदि किसी वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट, यदि किसी वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर, और सिंगुलर में भी कौन सा सिंगुलर, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपका ही, मान लीजिए आपका सी, आपका इट हो गया, और कोई भी एक नाम ले लीजिए। आप ले लीजिए राम, आप ले लीजिए श्याम, आप ले लीजिए सीता, गीता, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आप सब्जेक्ट के जगह में ये सारा कोई भी एक होगा, तो उस कंडीशन में आपको वर्ब के साथ आपको एस या ई एस लगाना पड़ता है। यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ब है प्ले, तो PLAY प्ले। तो प्ले में अगर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो इसमें एस और ई एस लगाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि सर एस लगाए या ई एस लगाए। तो देखिए, इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में
कॉन्सोनेंट है, तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो आपको यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। और अगर यदि किसी वर्ब के लास्ट में वॉवेल रहे, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे ओ है, ओ, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ई एस लगाएंगे और ये बन जाएगा गोज और ये बन जाएगा प्ले। बस इतना ही सा बात है, आपको इसको समझना होगा। और अगर एक बार आप समझ गए तो आपको बहुत ही आसानी से सारा सेंटेंस समझ में आएगा। आगे देखिए, आगे लास्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को भी समझते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से समझते हैं कि ऑब्जेक्ट होता है आपका कर्म, कर्म होता है। कर्म का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कुछ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है। अगर वो खा रहा है तो क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, वो स्कूल जा रहा है, वो घर जा रहा है। तो जो भी कार्य वो कर रहा है, लेकिन उसका जो क्रिया का जो फल पड़ रहा है कि वो एक्चुअली कर क्या रहा है, वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, पटना जा रहा है। तो जो भी काम का फल किसी चीज़ में पड़े वही होता है कर्म, यानी कि द रिजल्ट ऑफ द वर्क इन द सेंटेंस, काम का फल पड़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम सेंटेंस से आपको अच्छा से और समझाते हैं कि सेंटेंस बना के कि किस प्रकार से सेंटेंस में ये काम आता है। तो आप देखिए, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो असर्टिव का जो रूल है ये इस प्रकार है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पहला सेंटेंस है कि राम खाना खाता है, तो हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, ये रूल के हिसाब से ही हमको चलना होगा, और रूल के बाहर अगर गए तो मेरा सेंटेंस जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे इस रूल में सबसे पहले बोला जा रहा है कि इसमें सब्जेक्ट पहले आना चाहिए। तो हम बताएं अभी कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जो भी वाक्य में कोई काम करे। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं कि राम कोई काम कर रहा है, यानी कि राम खाने का काम कर रहा है, मतलब राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले राम। उसके बाद आया भर्व, तो भर्व मतलब क्रिया, कौन सा क्रिया हो रहा है, खाता। और खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, राम ईट। उसके बाद आपको बोला है कि एस या ई एस लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि इस ईट के लास्ट में ये जो टी है कॉन्सोनेंट है, इसका मतलब क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा एस। तो हम यहाँ पे एस लगा दिए, यानी कि इट्स हो गया, तो राम इट्स हो गया। अच्छा, लास्ट में ऑब्जेक्ट, अगर राम खाता है तो क्या खाता है भाई, तो खाना खाता है, यानी कि राम इट्स फूड। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह सेंटेंस मेरा रेडी हो गया, राम खाना खाता है, राम इट्स फूड। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई प्लूरल नंबर वाला हम लोग देखते हैं। तो प्लूरल में हम लिखते हैं यहाँ पे कि तुम पत्र लिखते हो, तुम पत्र लिखते हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, तुम, यानी कि तुम पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे तुम का क्या इंग्लिश हो जाएगा, यू, यू। और यू के बाद यहाँ पे भर्ब है, तो भर्ब का कौन सा, भर्ब का क्रिया हो रहा है, क्रिया कौन सा है, पत्र लिखना, लिखने का काम हो रहा है। लिखने का मतलब होता है राइट, WRIT, राइट। उसके बाद बोला गया एस और ई एस। तो आपको पता है कि जब कभी भी सिंगुलर और थर्ड पर्सन होगा तभी यहाँ पे ये जो वर्ब है उसके साथ एस और एस लगाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसकी वजह से हम इसमें एस और एस नहीं लगाएंगे। आप डायरेक्ट लिखते हैं कि कर क्या रहा है, तो पत्र लिख रहा है, तो यू राइट अ LETTER, लेटर। तो इस प्रकार से ये भी सेंटेंस रेडी हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए वे लोग हैं, वे लोग टीवी देखते हैं। तो वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वे लोग का इंग्लिश होता है दे, दे। और दे के साथ क्या आएगा, दे के बाद है भर्ब आपका, तो भर्ब क्या करे, टीवी देख रहे हो, टीवी देखना को क्या बोलते हैं, वॉच बोलते हैं, WATCH, वॉच। और यहाँ पे एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया। तो दे वॉच टीवी। तो बस इतना ही तो है। तो कितना आसान है, अगर आप एक बार समझ गए इसके कॉन्सेप्ट को, तो इस तरह का कितने सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, अनगिनत सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम इसका नेगेटिव देखते हैं, यानी कि नकारात्मक वाले सेंटेंस को देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव
का जो सेंटेंस होता है उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, उसको हम लोग नकारात्मक वाक्य हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए इसका जो रूल होगा वो रूल इस प्रकार है। अब देखिए रूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस डू या डज और प्लस V1 और उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो कोई नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि राम खाना खाता है, इसी को लेते हैं कि राम खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है। थोड़ा सा माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद डू डज के बाद यहाँ पे नॉट आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है इसीलिए यहाँ पे नॉट आना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। तो देखिए इस सेंटेंस में नहीं आया है और जिस सेंटेंस में भी नहीं आता है वही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, यानी कि नकारात्मक सेंटेंस। तो बनाने के लिए वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा राम, उसके बाद आएगा डू या डज। तो यहाँ भी एक चीज़ को समझना होगा आपको कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपको यहाँ पे डज लगाना पड़ेगा। यदि उसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो आपको डू लगाना होगा। तो ये देखिए कोई नाम है, राम एक नाम है, इसीलिए राम के साथ हम लोग लगाएंगे डज। तो राम हो जाएगा डज, उसके बाद आता है नॉट, फिर V1 यानी कि क्या काम करता है, खाना, तो यहाँ पे हो जाएगा ईट, उसके बाद आ जाएगा आपका फूड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार जो ईट है यानी कि वर्ब है उसके साथ एस और ईएस नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि डू एक वर्ब है और डू के साथ ईएस लग गया है। क्योंकि कोई भी वाक्य में अगर दो वर्ब रहता है तो पहले वाला वर्ब में ही चेंजिंग किया जाता है, इसीलिए जो डू एक वर्ब है और डू के साथ ही हम ईएस लगा दिए हैं। तो एक और सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। तो मैं हो जाएगा आई, उसके बाद आएगा डू डज में क्या लगाएंगे, क्योंकि आई सिंगुलर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे लग जाएगा डू, आई डू, और नहीं का हो जाएगा नॉट, आई डू नॉट, और जाना का हो जाता है गो। और कहाँ जा रहे हैं भाई, तो गो टू मार्केट। तो हम बाजार नहीं जा रहे, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। तो चलिए उसको भी हम लिख लेते हैं। तो चलिए ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से इसका रूल होगा। ये जो रूल होगा इसमें पहले या तो डू या तो डज आ जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका V1, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो चलिए राम को ही हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, श्री राम का नाम लेते हुए। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्या राम खाना खाता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो राम सब्जेक्ट है, तो राम के साथ डू और डज जो लग रहा था उसी को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो राम के साथ डज लग रहा था तो हम यहाँ पे लगा देते हैं डज। उसको सब्जेक्ट में है राम तो हम लिखते हैं राम डज राम। उसके बाद आया हम मेरा V1 हो जाएगा ईट, उसके बाद हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि हो जाएगा मेरा फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या राम खाना खाता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा डज राम ईट फूड। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, क्या हम पटना जाते हैं। तो इसका सेंटेंस हो जाएगा हम है, हम का इंग्लिश वी होता है और वी तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा डू लगता है इसलिए हम डू लगा देंगे। और हम का इंग्लिश हो जाएगा वी, डू वी, उसके बाद हो जाएगा आपका V1 गो, और गो के साथ हमेशा टू आता है तो डू वी गो टू पटना, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसको इसी रूल से बनाया जाता है। अभी इसके बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का कैसा सेंटेंस बनता है।
तो देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो चलिए देखते हैं इसका रूल कैसे होगा। तो इसका रूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले डू या डज, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा V1 और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे लेते हैं क्या राम खाना नहीं खाता है। तो देखिए इसमें क्या भी है और नहीं भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इस प्रकार को इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, फॉर्मूला हमारे पास है। तो सबसे पहले लगाएंगे डज, उसके बाद आ जाएगा आपका राम, उसके बाद आएगा नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब 1 यानी कि ईट, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि फूड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस हमारा होगा क्या मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ। क्या मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, तो हो जाएगा मैं है इसीलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे डू आई नॉट ड्राइव अ कार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक टेंस से कितने सारे वाक्य निकलते हैं और वो किस तरह से किस फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। हालांकि इसका एक और भी फॉर्मेट है जिसको WH फैमिली, यानी कि WH से स्टार्ट होने वाले जितने सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको एक और फॉर्मेट के थ्रू से बनाया जाता है। लेकिन उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि देखिए डू डज के पहले अगर आप WH को डाल देंगे तो वही हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो जाएगा। जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, वाई, विच, वेयर, हुम, ये सारे जो सेंटेंस, ये सारे जो वर्ड आते हैं इसको हम इंट्रोगेटिव से पहले डाल के बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने सारे सेंटेंस बन सकते थे हमने बना के दिखाए आपको, और आपसे ये गुजारिश होगा कि आप इसको एक बार देखिए और इसका प्रैक्टिस करें। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इसमें महारत हासिल आपको हो जाएगा और बहुत अच्छा आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने सारे टेंस हैं उसको भी हम एक एक करके समझने का और सीखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस अपना प्यार देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।